So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 18th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। सक्सेस के लिए दो तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, प्लस इस थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के साथ साथ आपको पॉजिटिव एक्शन भी लेने पड़ेंगे। जो आपने ड्रीम सोचा है उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग तो रखनी है, साथ ही साथ आपको पॉजिटिव एक्शन लेना है। अच्छा सोचो, अच्छा कार्य करो, ऑब्वियस ही बात है सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और डेफिनेटली यहाँ पे एक बात और मैं रखना चाहूँगा, क्या है कि देखो जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा हमारे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट होने लगता है। नेगेटिविटी ज़्यादा अगर सोचोगे तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी। पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बार नज़र मार लेते हैं हम लोग कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हमें इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों ही आर्टिकल्स लेकर आता हूं, जिससे कि आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी होती है। ओके, नाउ एक बार नजर मार लेते हैं। तो जो आर्टिकल इन शॉर्ट है, पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ के अंदर एक बर्ड आ चुकी है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये जो बर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि ये न्यूज़ में दूसरी बार आई है, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है इसके ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इसका स्टेटस है आज के टाइम पर, और साथ ही साथ क्या इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत कुछ है इस आर्टिकल के अंदर। सेकेंड आर्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है कुन्नी रमन नायर जी के बारे में। ये एक पर्सनैलिटी है जिनकी डेथ हो गई है, तो उसी की वजह से न्यूज़ के अंदर है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नोटेबल वर्क किया है, फेमस कार्य किए हैं। वो क्या क्या किया है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर एट दी लास्ट हम बात करेंगे, यूके एक ट्यूरिंग स्कीम लेकर आया है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ये यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की ये स्कीम क्या है और इससे वहाँ पर ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी, प्लस इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इससे, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि तीनों ही आर्टिकल वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार नज़र मार लेते हैं कौन से आर्टिकल हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर, सभी हिंदी प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं। वो क्या है, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। ये सिप्री क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस रिपोर्ट में बताया गया जो इंडिया है वो आर्म्स को जो इंपोर्ट करता है, यानी डिफेंस प्रोडक्ट्स को जो इंपोर्ट करता है, वो डिक्लाइन देखा गया। यानी कि आज के टाइम पर इंपोर्ट हमारा कम हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट कम हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक को लेकर और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारे एस्पेक्ट्स, सब कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड आर्टिकल में बात करेंगे गुजरात में भादर डैम। ये भादर डैम कहाँ पर है, क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है, तो क्या डिसीजन आया है इस डैम को लेकर, क्या रिलेटेड न्यूज़ है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स वॉज लॉन्च्ड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसके अंदर अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है, एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल ऐप के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये बताना ज़रूर है। तो आप देख पाओगे वन नेशन वन राशन कार्ड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, या फिर कुरमा ऐप है, माई राशन मोबाइल ऐप है, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी मोबाइल ऐप है। तो करेक्ट आंसर सभी को नीचे देना है कॉमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी ग्लोज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बात करता है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के बारे में। तो ये जो बर्ड है, आप देख पाओगे ये बर्ड है, आपस में देखो क्या बातें कर रही हैं। मैं आपको पहले ये बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे न्यूज़ की चर्चा करेंगे। ये बर्ड क्या बोल रही है, डिड यू नो दैट वी आर द स्टेट ऑफ बर्ड। यानी कि क्या है, ये एक तरीके से राजस्थान की स्टेट बर्ड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बर्ड कह रही है कि हाँ, क्या पता है तुम्हें कि हम लोग स्टेट बर्ड हैं। तो दूसरी बर्ड कहती है हाँ, स्टेट बर्ड तो है लेकिन स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट है, मतलब कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो प्रजातियां हैं वो आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अगर हमने अच्छी तरीके से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया, तो ये बची कुची जितनी बर्ड्स हैं ये भी आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट ने इसके बीच में इंटरवीन किया और बोला कि जो इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यानी जो खतरे में जो ये प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड,
तो ये आज के टाइम पर मर भी रहे हैं। ये लोग कैसे मर रहे हैं? एक तो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है इन लोगों की कैसे, जो पावर लाइन्स हैं, जो यानी बिजली वाली तारें होती हैं, वहाँ पर ये बैठती हैं, ठीक है, उस पर बैठ के करंट लगने की वजह से भी इनकी डेथ होती है। तो बहुत ज़्यादा इनकी डेथ होती है। तो उस वजह से यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है एक डिसीजन लेकर आ रहा है कि ये जो पावर लाइन्स है इनका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। वो क्या जुगाड़ होगा वह मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये ट्विस्ट आगे बना रहना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है जो इनका नेचुरल हैबिटेट है ये ज़्यादातर कहाँ पर देखी जाती हैं? गुजरात और राजस्थान में। तो गुजरात और राजस्थान में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। नाउ आगे आते हैं तो सबसे पहले आप देख पाओगे ये द हिंदू का आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप उठाया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा। ये आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब देखो, सबसे पहले ये दो तीन चीज़ें, अगर कोई भी एनिमल की चर्चा होती है न्यूज़ के अंदर तो उसका साइंटिफिक नेम, उसका फिजिकल अपीयरेंस, क्या डाइट है, ये दो तीन चीज़ें आपको पक्का तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन जो है इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो आप देख पाओगे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्डियोटेस नेग्रिसिप्स, इसका साइंटिफिक नेम है। इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब कि कैसी दिखाई देती है बर्ड, तो आप देख पाओगे ब्लैक कलर का क्राउन है, यानी कि इसके सर पे ब्लैक कलर का क्राउन देखने को मिलेगा। ये देखो रियल पिक्चर है, तो ब्लैक कलर का यहाँ पे इसके ऊपर क्राउन देखने को मिलेगा, आप लोग देख पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेल नेक है, यानी कि पीली सी जो है इसकी गर्दन है। उसके बाद हेड है, और आप देख पाओगे जो कलर है इसके पूरे बॉडी का वो ब्राउनिश कलर है, यानी कि ब्राउन कलर की है। और जो विंग्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ब्राउन और ग्रे कलर के, यानी कि जो ये विंग्स हैं इसके ये तीनों ही कलर में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक, ब्राउन प्लस ग्रे कलर का इनके ये पंख हैं। ओके, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस था। नाउ क्या खाती है ये? तो मतलब घासों में रहती है, खासकर अगर घासों में चारा चरती है अपना। और दूसरी बात अगर हम बोलें तो ग्रास हॉपर्स वगैरह, ग्रास हॉपर हो गए, बीटल हो गए, या फिर सम रोडेंट्स हो गए। रोडेंट्स मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वो सब यहाँ पर ये आप कह सकते हो बर्ड जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी चीज़ें खाती है, ठीक है, जो घासों में ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं। नाउ यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये बर्ड है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टाइम पर 150 से भी कम ये बर्ड्स बची हैं। 5 राज्यों में बेसिकली इसको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं राजस्थान में, गुजरात में देखी जाती हैं, ठीक है, राजस्थान गुजरात में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। प्लस जो सबसे कम दिखाई पड़ती हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बर्ड को स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान बोला जाता है। तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैंने ये आर्टिकल इस तरीके से कवर करता हूँ, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं डेली वीडियो में हम लोग इस तरीके से कवर करते हैं कि अगर कोई एमसीक्यू भी आएगा ना इस आर्टिकल से रिलेटेड, कोई भी एमसीक्यू आएगा, अगर आप लोगों को ये अच्छे से पता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। प्लस अगर कोई मेंस राइटिंग पे आता है तो आप उसको भी आराम से कर पाओगे। तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नाउ हाल ही का क्या डेवलपमेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है? तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम भी याद रखना, इनका नाम है शरद ए बोबडे साहब। अब जो है इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी, इनके द्वारा बताया गया कि जो पावर केबल्स हैं, जो बिजली के तार हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है आज के टाइम पर इन बर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये लाया गया कि जो ये तार हैं इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो कितना बेहतर रहेगा। ये पावर केबल्स को अगर हम अंडरग्राउंड कर दें तो फिर जान बच जाएगी बहुत सारी फ्लाइंग बर्ड्स की, ठीक है, खासकर इनकी ही नहीं और भी जो बर्ड्स हैं उन लोगों की भी जान बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। इसके पहले भी एक सॉल्यूशन लाया गया था, वो था फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर लगा दिया जाए, यानी कि जो तार बंधे हुए हैं हमारे पोल पर, खंभों पर, तो इसमें हम लोग फ्लाइट डाइवर्टर लगा दें, ठीक है। इस तरीके से डाइवर्टर हम लोग टांग देते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है मैं भी आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगा। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो चिड़िया जो भी जाती है यहाँ से इस पे बैठ नहीं पाती, तार पे रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मारती है ये टैग, और ये चिड़िया वापस आ जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये बोला गया इनके द्वारा, फ्लाइट डाइवर्टर लगाते हैं तो फिर इससे क्या होगा, इससे जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, वही तार जो है उनको हम अंडरग्राउंड कर दें तो वो ज़्यादा सही पड़ेगा। तो आप देख पाओगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये बर्ड का हैबिटेट हम लोगों ने देख ही लिया है, प्लस कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें तो आज के टाइम पर इसको IUCN की रेड लिस्ट के अंदर डाल रखा है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। इसने रेड लिस्ट में डाल रखा है, मतलब कि ये जो प्रजाति है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, खतरे में है, अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमने अभी डाइवर्टर की बात करी थी, तो ये हो गए इलेक्ट्रिक वाले पावर केबल। अब इसमें हम लोग ये क्लिप बनकर आता है, इस तरीके से डाइवर्टर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। होता क्या है, अब देखो यहाँ पर जैसे चिड़िया ये उड़कर आ रही है यहाँ से,
तो फिर क्या होता है, ये हवा में ऐसे ही घूमते रहते हैं चारों तरफ, ये ऐसी, ठीक है, मतलब ये रोटेट करते रहते हैं और बहुत चमक होती है इनके अंदर। तो ये इसकी जो चमक है ये इनकी आंखों में लगेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी इनकी आंखों में। अब इनकी आंखों में रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ से ये वापस से टर्न कर जाएगी, इस केबल के ऊपर बैठेगी नहीं, ठीक है। लेकिन ये हमें फ्लाइट जो ये आप कह सकते हो डाइवर्टर हैं काफ़ी मात्रा में चाहिए होंगे सभी केबल्स पर लगाने के लिए, प्लस जो है इसके ऊपर खर्चा भी बहुत हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है कुनी रमन नायर के बारे में। तो जो कुनी रमन नायर है ये कौन है, इनका पूरा नाम है गुरु चेमनचेरी कुनी रमन नायर, एक रिसिपिएंट है, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। इनकी डेथ हुई है अभी, 104 साल की इनको उम्र हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कथकली का इतना मेन पिक्चर क्यों लगा रखा है, क्योंकि अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा। लेकिन पहले देख लेते हैं, ये आपके इंडियन एक्सप्रेस का जो है ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे कथकली मैस्ट्रो, यानी कि आप कह सकते हो कथकली को बहुत ज़्यादा इन्होंने वैल्यू दी थी, कथकली इनकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये इनका नाम हो गया। तो इनकी डेथ हो गई है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आप कह सकते हो अपने दुख प्रकट किए हैं इनकी मृत्यु पर। नाउ ये जो चेमनचारी कुनी रमन नायर हैं, इनको गुरु चेमनचारी भी बोला जाता है। इनकी बर्थ हुआ था इनका 1960 में और डेथ हो गई है 2021 में। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इंडियन कथकली एक्टर थे। और कथकली एक मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, आप लोगों को मालूम है केरला का है, ठीक है। तो कथकली को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया था, इस वजह से वो कथकली का पिक्चर लगा हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे मेन रोल प्ले किए थे ताकि जो भरतनाट्यम है उसको पॉपुलर बनाया जाए नॉर्थ केरला में। यानी कि इन्होंने कथकली को तो प्रमोट किया ही किया, प्लस भरतनाट्यम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को भी एस्टेब्लिश किया, जैसे कि भारतीय नाट्य कलालयम, यहाँ पर ये कन्नौर के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा 1945 में। फिर उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया और दूसरे स्कूल्स को, जैसे कि चेलिया कथकली विद्यालयम, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालयम, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1983 में इनके द्वारा इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था चेलिया में। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई। अब ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, इनको बहुत सारे पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1999 में केरला संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप दी गई थी इनको, प्लस 2017 में पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी टैगोर अवार्ड भी दिया गया इनको, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कथकली में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है जो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम अपनी एक स्कीम लेकर आ चुका है जिसका नाम है ट्यूरिंग स्कीम, और ये स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई गई है। पहले तो हम लोग यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन देख लेते हैं। आप देख पाओगे यह है यूनाइटेड किंगडम। आसपास कौन कौन सी जगह हैं ये ध्यान रखना। यहाँ पे पड़ेगा आयरलैंड, ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये नॉर्थ सी है, देन यहाँ पे फ्रांस है। ओके, नाउ अब हम लोग एक बार नज़र मारते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो पहले जो है क्या होता था, जो ये यूके है वो आप कह सकते हो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। लेकिन फिर यहाँ पर अभी एक ब्रेग्जिट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ब्रेग्जिट में क्या हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, 27 कंट्री थी, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। यूके यहाँ से इस यूनियन से इससे निकल गया बाहर। अब पहले जब ये इसके अंदर आता था तो फिर तब उस टाइम पर इरेस्मस स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये प्रोग्राम हट चुका क्योंकि यूके बाहर निकल गया, ठीक है, इस यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया यूके। तो यूके के लिए एक नया आप कह सकते हो यूके ने अपनी एक नई स्कीम को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ट्यूरिंग स्कीम। अब ये इसका नाम ट्यूरिंग क्यों पड़ा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहले तो इस स्कीम का पर्पस क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इस स्कीम का मेन पर्पस ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एब्रॉड में मतलब कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाकर पूरी दुनिया में कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब में यहाँ पर कहीं भी पढ़ सकें। तो ये स्कीम लाई जा रही है। अब जो बच्चा जाना चाहता है उसको जो यूके की सरकार है वो फंड प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखोगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आपको यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिलेगा और एक्सप्लेन पेज पे बताया गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यूके की ट्यूरिंग स्कीम क्या है, इससे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसे अफेक्ट होंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ट्यूरिंग नाम रखा गया है, ये रखा गया है एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे उनके नाम के ऊपर, कोड ब्रेकर थे, तो इनका नाम था एलन ट्यूरिंग, तो उन्हीं के नाम पर इस स्कीम का नाम रखा गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होंगी यूनाइटेड किंगडम में
वो लोग सरकार के लिए अप्लाई करेंगी, सरकार से आप कह सकते हो अप्लाई करेंगी गवर्नमेंट फंडिंग के लिए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो है इनको फंड दे ताकि ये लोग बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ करा जा सके कि वो लोग बाहर जाकर अब्रॉड जाके पढ़ सकें, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। और साथ ही साथ इसके अंदर इंडिया भी आता है, मतलब कि यहाँ से बाहर, मतलब इंडिया में भी आएंगे बच्चे फिर पढ़ने के लिए। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये स्कीम है, इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एलोकेट कर दिया है, मतलब लगभग तय कर लिया है 110 मिलियन पाउंड ये फर्स्ट ईयर में देंगे। यानी कि पहले साल में जो बच्चों को भेजा जाएगा, तो 2021-22 वाला जो ये साल चल रहा है, तो यहाँ पर लगभग 35,000 स्टूडेंट्स को हम लोग भेजने वाले हैं, प्लस इतने रुपए तक का यहाँ पे कॉस्ट लगने वाली है। सभी कॉस्ट लगाया जाएगा, जैसे कि बच्चे की ट्रैवलिंग के ऊपर, ठीक है, जो ट्रैवलिंग है, फिर वहाँ का खर्चा यूनिवर्सिटी का, तो ये सारी चीज़ें ये सरकार देगी। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो स्कूल और यूनिवर्सिटी हैं वो अप्लाई कर सकती हैं फंडिंग फॉर एक्सचेंज के लिए। यानी कि क्या होगा, हम लोग देखो क्या होगा, यूके और प्लस इंडिया, मान लो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इंडिया का, तो यूके के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़ सकते हैं, तो ये लोग अपना एक्सचेंज कर रहे हैं आइडिया, प्लस जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो यूके में जाकर पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये स्कीम लेकर आई गई है। तो ये जो स्कीम है ये ग्लोबल प्रोग्राम है, इसके अंदर हर कोई कंट्री आप कह सकते हो हिस्सा लेगी, और यूके के इंस्टीट्यूशंस, जो यूके के इंस्टीट्यूशंस होंगे, कॉलेजेस होंगे, उनके साथ हम लोग पार्टनर करेंगे, ठीक, पार्टनरशिप रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल इन डिटेल का पहला आर्टिकल। बात करी गई है सिप्री की, ये रिपोर्ट है, और इंडिया का जो आम इंपोर्ट है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर जानने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो हथियारों का आप कह सकते हो हथियारों का व्यापार है ना, वो इंडिया ने कम खरीदे हैं हथियार। तो इंडिया, आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया आर्म्स इंपोर्ट डिक्रीज बाय 33%, 33% तक इंडिया ने हथियार खरीदना कम कर दिया है विदेशियों से। आप देख पाओगे एक रिपोर्ट है, ये सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये बताया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो इन्होंने 2 पीरियड सेट किया है, इस रिपोर्ट ने 2 पीरियड सेट किया है, 2011 से 15 तक का और 2016 से 2020 तक का। इन पीरियड्स के बीच में बताया है कि जो भारत ने अपना हथियारों का इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट करता था, मंगाता था अपने कंट्री में, वो गिरावट देखने को मिली है उसमें 33% तक। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले तो इंडिया सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्टर है, अगर हम बात करें हथियारों का। हथियार सबसे ज़्यादा खरीदता है इंडिया दुनिया के अंदर। पहला कौन इंपोर्टर है दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला सऊदी अरेबिया है, फिर उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन हथियारों को। अब यहाँ पे कौन कौन सप्लाई करता है इंडिया को, सबसे पहले तो रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है हथियारों का। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ये हथियार हैं, तो रशिया जो है सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है हमें, ठीक है। आप देख पाओगे, लेकिन वो भी गिर चुका है, 2011-15 में ज़्यादा करता था, 2016 से 20 तक उसका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है, यानी हम लोगों ने उससे खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया है। प्लस उसी तरीके से फ्रांस और इजराइल सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं, फिर उसके बाद यूएसए आता है 4th नंबर पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रशिया 1st नंबर पे, फ्रांस 2nd नंबर पे, इजराइल 3rd नंबर पे, प्लस यूएसए 4th नंबर पे। तो इन चारों कंट्रीज से हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सपोर्ट क्या करते हैं, मतलब कि हम लोग भेजते कितना है बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो है जितना भी ग्लोबल आर्म्स यानी दुनिया के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है, ये जो हथियारों का एक्सपोर्ट होता है, उसमें से इंडिया 0.2% का शेयर करता है, यानी कि 0.2% तक इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो खासकर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पहले 2011-15 में 0.1% था, फिर 2016 से 20 में 0.2% हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस है, इन लोगों को हमने सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आज के टाइम पर भी हमारा क्या हो रहा है, इंपोर्ट जो है कम हो रहा है और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला है, यानी भविष्य में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपसे ओपिनियन पूछा जा सकता है, तो आपका ओपिनियन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। भविष्य में क्या होगा, खासकर अगर हम देखें तो आज के टाइम पर भारत के जो आसपास के नेबर कंट्रीज़ है, जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, हमारे इनसे रिलेशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इनसे रिलेशन ख़राब होने की वजह से आने वाले भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो बढ़ सकता है, यानी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बाहर से खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुश्मनी बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ बढ़ रही है। ओके, नाउ इसके पीछे के अभी यहाँ पर ये रीज़न क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है, यानी कि जो हमने इंपोर्ट कैसे हमारा कम हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी जो हमने हथियार खरीदना कम कैसे कर दिया, इसके पीछे के क्या क्या रीज़न है।
पहला रीज़न तो यह है, अभी आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन के टाइम पर हम लोग एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर भारत। और इसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी कंट्री में खुद ही इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लस मैन्युफैक्चर करने के बाद हम लोग इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, पहला तो इनिशिएटिव ये हो गया, ये रीज़न हो गया, सेल्फ रिलायंस की वजह से हम लोगों का जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है। दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पे देखोगे जो 60% तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम हथियारों के ऊपर करते थे वो हमने आज के टाइम पर लगा दिया है अपने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। यानी कि जो पैसा हम लोग पहले खरीदने में लगाते थे वो हम पैसा लगा रहे हैं कि हम अपने कंट्री के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करें, उन हथियारों को बनाएं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे अर्लियर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है नेगेटिव बिल्स भी। अभी हाल ही में एक नेगेटिव बिल लेकर आई थी गवर्नमेंट, यानी सरकार लेकर आई थी कि ये जो 101 आइटम यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट में 101 हथियार इस लिस्ट के अंदर डाल दिए गए थे कि हम लोग ये बाहर की कंट्री से ये 101 हथियार नहीं खरीदेंगे। इसकी वजह से भी जो हमारा इंपोर्ट है वो गिर गया है। और लास्ट आप देखोगे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, यानी कि अगर हमने मान लो रशिया से कुछ भी खरीदा, फ्रांस से कुछ भी खरीदा है, तो फिर फ्रांस से रफाल खरीदिए तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत पैसा भी देना है, प्लस लंबा समय भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसकी वजह से भी, और दूसरा रीज़न यह भी है कि हम लोग रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें, क्योंकि हम लोग आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं बाकी सारी कंट्रीज़ पर इन हथियारों को लेकर, तो हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो, तो इस वजह से भी हमारा इम्पोर्ट कम हुआ है। ओके, नाउ ये सिपरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट लेकर आया है। तो सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में आप देख पाओगे ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्चेस वगैरह करता है इन्हीं सब चीज़ों की, जो आर्मामेंट्स हो गए, आर्म्स हो गए, हथियार, ये सारी चीज़ें जो भी हो गई इन्हीं के ऊपर रिसर्चेस करता है और फिर डेटा एक प्रोवाइड करवाता है इन्हीं सब चीज़ों लेकर कि हाँ कंट्री के दुनिया के अंदर कितना कितना इन हथियारों का एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना कितना इंपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ये जो स्टॉकहोम वाली रिपोर्ट है ये आप कह सकते हो कहाँ कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। बेसिकली स्टॉकहोम एक जगह है स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ओके, नाउ आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और यहाँ पे बात करी गई है भादर डैम की। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, आप लोग देख पाओगे, और यहाँ पे बात करी गई है 2015 में एक फ्लैश फ्लड आया था। ठीक है, फ्लैश फ्लड ने थोड़ी सी तबाही मचाई थी, तो उसके बाद से जो गुजरात का इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, उसने कोशिश करी है कि जो भी डैम है, जो भी बांध हैं, वहाँ पे जो फ्लड गेट्स होते हैं, आगे वाले दरवाजे होते हैं, उनको बदला जाए, उनको रिप्लेस करा जाए। ठीक है, जो अप्रैल आ रही है, अप्रैल की आखिरी तक हम लोग उन दरवाज़ों को बदल सकें। कहाँ पर? कितने दरवाजे? खासकर बात करी गई है 29 दरवाज़ों की। ठीक है, 29 फ्लड गेट्स की। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है, तो यहाँ पर भादर डैम का काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन है। तो भादर डैम क्या है मैं आगे बात करूँगा। सबसे पहले आप देख पाओगे न्यूज़ के अंदर क्यों आर्टिकल। तो हाल ही में जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग CWC का पार्ट मानते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये CWC क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। इन्होंने अपना एक रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने सुझाव दिया कि जो फ्लड गेट्स हैं भादर डैम का, उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि भादर डैम का जो गेट है वो टूट गया था, डैमेज हो गया था फ्लैश फ्लड की वजह से। ये फ्लैश फ्लड क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। 2015 में जो है ये काम हुआ था, भादर डैम टूट गया था, इसका जो दरवाज़ा टूट गया था, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भादर डैम के बारे में। क्योंकि जो भी डैम हो गए, एनिमल हो गया, जो न्यूज़ के अंदर होते हैं, या फिर हेरिटेजेस प्लेसेस हो गए, ये सारे जो भी न्यूज़ के अंदर होते हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए बन जाता है। सबसे पहले भादर डैम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोकेटेड है राजकोट में। ठीक है, और जो सौराष्ट्र रीजन है, कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो गुजरात में जो सौराष्ट्र आप कह सकते हो रीजन है, वहाँ पर ये सेकंड लार्जेस्ट डैम है। ये जो भादर डैम है ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उससे पहले सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है शेतरंजी। उसके बाद दूसरा है भादर डैम। ठीक है, पहला है शेतरंजी और उसके बाद आता है यहाँ पर जो भादर डैम है, ये भादर रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसका नाम इसलिए यहाँ पर भादर डैम रख रखा है, भादर बांध रख रखा है। डैम क्या होता है? जो बांध होता है। ठीक है, पानी को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र रीजन के अंदर। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये भादर रिवर के ऊपर बना है, तो भादर रिवर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भादर रिवर एक आप कह सकते हो मेजर रिवर है गुजरात के पेनिनसुलर की। ठीक है, यानी कि पेनिनसुला क्या होता है? बेसिकली एक जो स्पेसिफाई लैंड आप देख पाओगे, ये वाला रीजन है जो कि ज़्यादातर सराउंड करता है किसी पानी से। तो ज़्यादातर यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सौराष्ट्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखोगे भादर रिवर का पानी देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये वाला रीजन है बेसिकली। आप देख पाओगे यहाँ पे ये है भारत का मैप, ये है गुजरात वाला मैप, और गुजरात में जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड आप देख पाओगे ये वाला एरिया, यहाँ पर ये भादर नदी है और यहीं पर ये डैम है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। नाउ अगर हम बात करें इसको, ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है कहाँ से, नियर द वद्दी, राजकोट डिस्ट्रिक्ट से उत्पन्न होती है। और आप देख पाओगे इसका जो लेवल है वो 261 मीटर अबव है ये सी लेवल से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सौराष्ट्र रीजन से निकलती है और उसके बाद अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप देख पाओगे सौराष्ट्र रीजन हो गया ये, यहाँ से ये निकलती है भादर रिवर और उसके बाद अरेबिया सी ये हो गया, अरेबियन सी के अंदर जो है ये मिल जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिसाइड किया था फ्लैश फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्लैश फ्लड क्या होता है, ये बेसिकली आप कह सकते हो शॉर्ट हाई इंटेंसिटी रेन स्टॉर्म होता है, यानी कि मतलब कम समय के लिए बहुत ही तगड़ी बारिश पड़ती है, बहुत ही धमाकेदार बारिश पड़ती है और थोड़ी देर के लिए पड़ती है, उसकी वजह से जो बाढ़ आ जाती है उसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड। इसमें बाढ़ कैसे आती है, मतलब जो वाटर लेवल है, मान लो आपका डैम है, ये बांध है, आपने पानी जो है रोक के रख रखा है, बांध में स्टोर करके रख रखा है। अब क्या हो गया, बारिश पड़ी है बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैश फ्लड पड़ गया तो उसकी वजह से सडनली अचानक से जो पानी का लेवल है वो बढ़ गया। अब पानी का लेवल बढ़ गया, वो स्टोर नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, वो जो गेट था, फ्लड गेट था, वो टूट गया, ठीक है। यही तो सिचुएशन हुई थी भादर डैम में भी। तो बेसिकली फ्लैश फ्लड क्या है, जो थोड़े समय के लिए पड़े लेकिन बहुत ही धमाकेदार बारिश पड़ती है और आप देख पाओगे इसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं। जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर होता है ना, वो यहाँ पे इसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। प्लस जो है, अगर जो आप कह सकते हो कहीं पर डैम वगैरह में पानी भरा पड़ा है तो उसका लेवल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। और हमने डिसाइड किया था ये CWC क्या है, इसको बारे में भी जानेंगे। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये एक ही बहुत ही ज़्यादा अपेक्स लेवल यानी उच्च लेवल का एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ध्यान देता है। अगर हम बात करें ये पूरा कंट्री लेवल के ऊपर है, पूरे कंट्री, पूरे भारत के लिए है। पूरे भारत में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज जो भी हमारी नदी वगैरह जितने भी हो गए, वाटर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज के विकास के लिए ये बॉडी काम करती है। आपको इसके बारे में ध्यान देना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या है, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर बेसिकली जो आज के टाइम पर हमारे मेन सोर्सेस ऑफ वाटर हैं, आप देख पाओगे वो कौन कौन से हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और रेन वाटर हो गया। तो इन सब के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये वर्क करता है। दूसरी तरफ आप देखोगे जो कमीशन है ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए, फर्दरिंग कंसल्टेशन के लिए, राज्य सरकार से यहाँ पे कंसल्ट करता है ये। और यहाँ पे क्या क्या आप कह सकते हो हम लोग किस तरीके से जो है वाटर रिसोर्स है उसको आप कह सकते हो मैनेज करा जा सकता है, उसका विकास कैसे करा जा सकता है। कहीं बाढ़ है तो बाढ़ को मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। पावर को जनरेट करने के लिए काम करता है, सिंचाई के लिए यहाँ पे काम करा जाता है। तो ये बॉडी एक तरीके से जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके विकास के लिए ये काम करती है। ओके, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग इस वीडियो का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।